लद्दाख में एक तो दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टेरेन ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ टेम्परेचर -35 -30, वहाँ कुछ पैदा भी नहीं होता। कि जो टर्मिनली इल लोग होते हैं, तो वी टीच देम द आर्ट ऑफ डाइंग आल्सो। आर्ट ऑफ लिविंग तो सब बताते हैं, बट आर्ट ऑफ डाइंग कोई नहीं बताता एक्चुअली में। तो आर्ट ऑफ डाइंग में पढ़ाते हैं। बट दुर्भाग्य हमारा यही है कि जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको कोई नहीं दिखाता, उनको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलता। क्या हम लोगों से मिलते हैं बाय कोइंसिडेंस और बाय डेस्टिनी? या किसी से मिलना कोई लर्निंग होती है या किसी से मिलना सफरिंग भी हो सकता है। सो इन दोनों कॉन्सेप्ट को अगर मैच किया जाए तो कहीं न कहीं हमें हमारी लाइफ के फेज़ में वो स्टेप ज़रूर आता है, जो कि हमें लीड करता है सेल्फ रियलाइज़ेशन और कंपैशन की तरफ। हेड एंड हार्ट, दिल और दिमाग, जब दोनों को हम कंबाइन करेंगे तभी हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो इनको एक कहना कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग हमें नहीं देखना, ये कंबाइंड है। एनवायरनमेंट के कारण उसके कर्मों की डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो दिस इज व्हाट एस्ट्रोलॉजी कैन डू, कि आपके कर्मों की जो डायरेक्शन है, अगर नेगेटिव भी है उनको भी पॉजिटिव कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि हम टोटल स्पिरिचुअल बन जाएं। तो नेचुरल भी हम लोग ये सारे काम घर को नहीं चला सकते। घर भी चलाना है और स्पिरिचुअल भी बनना है। तो दे हैव टू गो टुगेदर, दे हैव टू गो इन कंजंक्शन विद ईच अदर। आज हमारे गेस्ट हैं श्री अनिल कुमार जैन। ये फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और साथ ही साथ महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर लद्दाख के डायरेक्टर भी हैं। इनके 2 कॉन्सेप्ट है। ये खुद एस्ट्रोलॉजी को यूज़ करते हैं एज़ ए लाइफ गाइडेंस एंड इनका ये मानना है कि भगवान कहीं बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर है। वो भगवान जिनको आप सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हो और कंपैशन शुड बी द वे ऑफ लाइफ और आपका सारा एक्शन जो है कंपैशन ड्रिवन होना चाहिए। सो वेलकम टू बियॉन्ड द फ्रेमवर्क शो। साथ ही साथ इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि हम बहुत कोशिश करते हैं टू ब्रिंग द बेस्ट गेस्ट जो कि कुछ ना कुछ डिफरेंट कर रहे हैं अपने लाइफ में व्हिच इज़ नॉट नॉर्मल। Although they are not very much popular in social media, but they are someone who are living their life along with practicing something which is very different. So try to follow us as much as possible so that we can bring such guests more and more into our episodes. जय जगन्नाथ। अ, सो आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग टू द आपकी जर्नी कैसी आपकी गवर्नमेंट ऑफिसेज से लेके और अभी तक की जर्नी जिसमें कि आप जिसमें दोनों का पर्सपेक्टिव भी अलग है जिसमें आपने पहले करियर की टॉप में स्टार्ट किया था एंड अभी आपका पूरा मोटो ऑफ लाइफ भी डिफरेंट है। सो कैसे देखते हैं पूरा जर्नी को आप? देखिए, मैं पहले तो मैं सब आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने मुझे बुलाया यहाँ पर। और मैं एक बहुत साधारण फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर यूपी गवर्नमेंट में थे। और समहाउ मैं कहूँगा कि ईश्वर का आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर। तो मैंने बहुत छोटी उम्र में, 15 साल की उम्र में हाई स्कूल किया, 17 साल की उम्र में इंटरमीडिएट किया। सॉरी, 15 साल की उम्र में मैंने इंटरमीडिएट किया, 13 साल की उम्र में हाई स्कूल किया और 17 साल की उम्र में बीएससी करना पड़ा, क्योंकि उस टाइम इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए जो मिनिमम एज थी, 16 साल तो आईआईटीज़ में थी और 17 साल रुड़की में थी। तो अच्छा, अच्छा। तो एडमिशन नहीं मिल सकता था मुझे जो है, तो मुझे बीएससी करना पड़ा। तो आई वाज़ ग्रेजुएटेड एट द एज ऑफ 17 ईयर्स। तो आई गॉट डिड बीएससी इन 17 ईयर्स। वो भी एक रिकॉर्ड है वर्ल्ड का, कि इतनी कम उम्र में शायद किसी ने भी नहीं किया बीएससी जो है। उसके बाद इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो इंजीनियरिंग करने के बाद, इंजीनियरिंग मैं रुड़की से किया, अच्छा। और इंजीनियरिंग करने के बाद हम उसी साल सिविल सर्विस एग्जाम या इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में अपीयर हुए, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। तो हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज्वाइन किया, क्लास वन सर्विस में जो है। और करीब 42 साल नौकरी करने के बाद हम लोग रिटायर हुए 2012 में जो है। और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एडिशनल सेक्रेटरी की पोस्ट से रिटायर हुआ हूँ। बट जब मैं सर्विस में था, तो करीब जब मेरी उम्र करीब 25 साल थी, मैंने मतलब शुरुआत ही किया था, तो मैं अपने घर पर गया एक दिन। तो मेरी मदर ने मुझे कहीं से ढूंढ के एक बक्से में मेरा पुराना हॉरोस्कोप ला कर दिया। बहुत बड़ा हॉरोस्कोप था, रोल्ड वन जैसे पहले बनते थे।
So just out of curiosity, I started reading that actually. And to my great surprise कि उसमें एक-एक जो सेंटेंस लिखा था, एक-एक जो वर्ड लिखा हुआ था, that was true to my life. तो आई कांट बिलीव कि ये कौन-सी विद्या है, जो आपको जन्म के समय बता दे कि ये आपके साथ होगा जो है। तो बिल्कुल मैं एक साइंस का विद्यार्थी हूँ, तो विश्वास नहीं हुआ मुझे कि ये कैसे पॉसिबल है। तो नेचुरली एक उत्सुकता हुई कि जाना जाए कि क्या विद्या है, कैसे है? तो उसके बाद मैंने बहुत लोगों से कॉन्टैक्ट किया, जो अपने आप बड़े-बड़े एस्ट्रोलॉजर थे दिल्ली में। तो उनसे कॉन्टैक्ट किया कि मुझे सिखाइए इसको जो है। बट किसी ने नोबडी एग्रीड एक्चुअली, क्योंकि उस टाइम सिखाते भी नहीं थे किसी को जो है। तो फिर मैंने एक एडवर्टाइजमेंट देखा एस्ट्रो साइंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, तो वहाँ पर सिखाते थे एक्चुअली। और हम लोगों की दिल्ली में एक स्कूल है, वहाँ पर क्लासेस भी होती थी वीकेंड में जो है, तो मैंने ज्वाइन कर लिया उसको। अच्छा। और ज्वाइन करने के बाद करीब 5 साल तक मैंने ज्योतिष का अध्ययन किया और वहाँ मुझे गोल्ड मेडल वगैरह मिला। तो वहाँ टीचर्स ने कहा नहीं आप पढ़ाइए यहाँ पर। हुई भी। हाँ, तो बहुत ही कम उम्र में मैंने पढ़ाना भी शुरू कर दिया। आप सोचिए कि जहाँ मेरा ज्योतिष से कोई मतलब नहीं, जन्म-जन्मांतर से जो है, कोई फैमिली में कोई एबीसी भी नहीं जानता और मैं एक 27-28 साल की उम्र में एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहा हूँ उस टाइम जो है। तो पढ़ाना शुरू कर दिया, पढ़ाते-पढ़ाते अब तो ख़ैर बहुत टाइम हो गया, मेरे को 45 साल हो गए हैं करीब जो है और 45 साल से मैं ज्योतिष को पढ़ा रहा हूँ। और अब तो आई एम इंटरनेशनली रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर, सब जानते हैं और मैंने आजकल मुझे लगता है मुझे कि हज़ारों लोगों को ज्योतिष की विद्या सिखाई है एक्चुअली में, नेशनल लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी। बट इन द मीन टाइम जब मैं रिटायर हुआ, रिटायर होने के कुछ ही वर्ष के बाद मेरी पत्नी की जो तबीयत खराब हुई, उनको एक बीमारी थी, इसको हम स्क्लेरोडर्मा कहते हैं। तो बीमारी थी तो पहले तो हम लोगों ने जब 2005 में उनको ये प्रॉब्लम हुई और किडनी उनकी पूरी डैमेज हो गई थी और हम लोग ये गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो डॉक्टर ने कह दिया था कि कोई इलाज नहीं हो सकता, आपको डायलिसिस कराना पड़ेगा। और आपको ताज्जुब होगा कि एक दिन भी डायलिसिस नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने जो ज्योतिष के उपाय किए एंड शी बिकेम परफेक्टली ऑलराइट। एंड डॉक्टर आज भी कहते हैं कि जैन साहब आपने क्या किया, हमारी समझ में नहीं आता कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में तो मेडिकल साइंस में तो पॉसिबल नहीं है ये, लेकिन शी बिकेम ऑलराइट। लेकिन करीब 12-13 साल के बाद फिर वो बीमारी का उसका अटैक हुआ, तो फिर वी कुडंट सेव हर बिकॉज कार्डियक अरेस्ट हो गया था उनको जो है लंबी बीमारी के बाद जो है। और जब एक इस टाइप की सिचुएशन किसी भी व्यक्ति के लाइफ में होती है, ये जिसका आप इतने साल जो आपका बहुत एक प्रियजन है और इतने साल आपने गुजारे हों और सडनली लगे आपको कि छोड़कर चला गया वो, तो एक बहुत मैं कहूँगा कि एक ऐसी स्थिति होती है जिसको हम कहते हैं ना आपदा की स्थिति होती है और हमारा जीवन उस समय कुछ टाइम के लिए बिल्कुल शून्यता आ जाती है जीवन में। उस टाइम कुछ समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, क्या ना करें। तो मुझे भी गुज़रना पड़ा, कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि बंदा हाउ द गॉड कैन बी सो क्रूअल टू मी कि मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे साथ ऐसा हो गया। और आपको ताज्जुब होगा कि ऐसी सिचुएशन होती है कि ना तो कोई मतलब हम सोच पाते कुछ भी नहीं सोच पाते कि हुआ क्या है। और आता था मैं जैसे कभी-कभी घर पर गाड़ी में जो है, तो अपने आप जो है आप सोचिए कि जैसे आँसू नल की तरह जैसे नल में पानी बहता है ना, अपने आप बहते थे उसमें जो है और बिना कुछ सोचे-समझे अपने आप ही हो रहा है सब कुछ जो है। बच्चे थे, बच्चों ने कहा कि नहीं आपको हम यहाँ नहीं रहने देंगे जो है, आपको साथ चलना पड़ेगा, आप अकेले कैसे रहोगे यहाँ पर जो है। तो मैंने कहा लेट मी कम टू द टर्म टू द सिचुएशन कि ये जो है मुझे सोचने तो दो कम से कम कि हुआ क्या है, ये पहली चीज़ तो पता लगे। और जहाँ तक मेरी पत्नी का सवाल है, वो बहुत धार्मिक थी, आध्यात्मिक थी और उन्होंने बहुत अच्छे-अच्छे काम किए अपनी लाइफ में जो है। और हम लोग भी जो संस्कारी हैं, हम लोग संस्कार हैं, उसी टाइप के संस्कार भी हैं हम लोगों के भी जो है। तो मैंने बहुत जब ये समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए, बहुत सारे धर्म गुरुओं से मैंने कॉन्टैक्ट किया दिल्ली में और कहीं संतुष्टि नहीं मिली। और मुझे लगा कि शायद ये मेरा इंटरेस्ट की बजाय अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं जो है। मुझे लगा कि ये तो बहुत ही उल्टा हो रहा है यहाँ पर जो है। तो बट कहीं न कहीं से एक फ़ोर्स था या मैं कहूँगा कि मेरी वाइफ़ ही गाइड कर रही थी कि अभी
चिंता करने की बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है और जो मैं नहीं कर पाई जो है वो तुम्हें करना है जो है। तो इसी उलझन में कुछ महीने निकले एक्चुअली में, जब कुछ समझ में नहीं आया क्या करना है। बट सडनली जो है एक दिन मेरे एक फ्रेंड हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनका फ़ोन आया शाम को कि जैन साहब एक लद्दाख से एक बुद्धिस्ट गुरु आए हुए हैं, चलते हैं मिलने उनसे जो है। मैंने कहा चलिए एक धर्म गुरु और मिल लेंगे जो है। तो हम लोग मिलने गए उनसे जो है और करीब में 1 घंटा उनके साथ बातचीत हुई। अब बातचीत के बाद पता नहीं उनको क्या हुआ, उन्होंने कहा नहीं अनिल जी आपको कल हमारे साथ लद्दाख चलना है। हमें समझ में नहीं आया कि लद्दाख हम कैसे जाएँगे ऐसे जो है, और ना ही कभी मैंने सोचा था कि लद्दाख में इस तरह से जाऊँगा। और दूसरा एक धर्म गुरु मेरा टिकट बुक करा रहा है। ये बिल्कुल समझ के बाहर था कि उन्होंने टिकट क्यों बुक कराया मेरा जो है, और क्यों कहा मुझसे कि आप हमारे साथ लद्दाख चलिए। मैं बच्चों से आकर बात की कि मैंने कहा कि ऐसे-ऐसे वो कह रहे हैं लद्दाख, तो उन्होंने कहा आप क्या कर रहे हो? पता नहीं कौन है? क्यों जा रहे हो आप लद्दाख इस तरह से जो है? मैंने कहा क्या होगा, जाना तो है, जाकर आ जाएँगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो जो है। बट एनीवे जो भी, इन स्पाइट ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस आई डिसाइडेड टू गो एक्चुअली। मैं उनके साथ अगले दिन लद्दाख चला गया। कोई मालूम नहीं लद्दाख के बारे में कि वहाँ क्या टेम्परेचर है, क्या पोजीशन है, बट चल दिए हम लोग। तो जब वहाँ हम उतरे प्लेन पर तो उन्होंने अनाउंस किया कि आउटसाइड टेम्परेचर 0 डिग्री। तो मैंने कहा गुरुजी ये क्या है? ये अभी 0 डिग्री है तो शाम को क्या होगा? बोले कुछ नहीं अनिल जी -10 के करीब होगा, कोई ऐसी बात नहीं है जो है। तो हम लोग उनके आश्रम में गए, आश्रम में ले गए और जो मैंने वहाँ देखा आश्रम में, इट इज़ बियॉन्ड माय इमेजिनेशन। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक व्यक्ति सिंगल हैंडेडली ऐसी जगह पर, आपको मालूम है लद्दाख में एक तो दिस इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट टेरेन ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ टेम्परेचर -35, -30, वहाँ कुछ पैदा भी नहीं होता। एवरीथिंग इज़ इम्पोर्टेड एक्चुअली, इवन खाने-पीने का सामान भी है। और जितने भी लोग हैं वहाँ के, ये पाकिस्तान बॉर्डर है, चाइना बॉर्डर है, सब ट्राइबल पीपल हैं, क्योंकि बहुत गरीब हैं, मार्जिनलाइज़्ड हैं। तो उनको वो पढ़ा रहे हैं सब कुछ। और एक हमारा उन्होंने जो बनाया हुआ था कि 250 एकड़ का कैंपस है, अच्छा। और उस कैंपस में एक तो रेजिडेंशियल स्कूल था 10+2 सीबीएसई एफिलिएटेड, हुँ, हुँ। एक हॉस्पिटल, क्योंकि वहाँ लद्दाख में उस टाइम हेल्थ की फैसिलिटीज भी नहीं थी लोगों को जो है। तो हम लोग वहाँ गुरुजी जो है तो वहाँ पर फ्री हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे। हुँ, सबसे बड़ा ओल्ड एज होम, आप सोच सकते हैं कि वहाँ के जो ओल्ड लोग थे उनको लाकर वहाँ पर रखना, उनकी सेवा करना। एंड दिस इज वन ऑफ द वर्ल्ड क्लास ओल्ड एज होम। यहाँ पर हॉस्पाइस सेंटर भी है कि जो टर्मिनली इल लोग होते हैं, तो वी टीच देम द आर्ट ऑफ डाइंग आल्सो। आर्ट ऑफ लिविंग तो सब बताते हैं, बट आर्ट ऑफ डाइंग कोई नहीं बताता एक्चुअली में, तो आर्ट ऑफ डाइंग में पढ़ाते हैं। इसके अलावा सेंटर फॉर डिसेबल्ड पर्सन है, और एक वर्ल्ड क्लास योगा एंड मेडिटेशन सेंटर, जिसमें पूरी दुनिया से लोग आते हैं योगा मेडिटेशन का कोर्स करने के लिए जो है। और जो उन्होंने फैसिलिटीज डेवलप की हैं, आप सोच नहीं सकते कि उस जगह में एक आदमी इतनी फैसिलिटीज कैसे डेवलप कर सकता है। और अक्सर हम लोग कहते हैं, स्वर्ग की बात करते हैं, और आजकल एक टर्म है शंग्रीला की भी बात करते हैं, तो हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने वहाँ जाकर देखा, मैंने कहा कि अगर किसी को स्वर्ग देखना है या शंग्रीला का एक्सपीरियंस करना है तो दे शुड कम टू लद्दाख, एंड नॉट ओनली लद्दाख, टू दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर इस टाइप की फैसिलिटीज हैं। तो मैं तो बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ अपने फूजी गुरु का, और जो मुझे वहाँ पर ले गए, और आज तक मैं उनसे पूछता हूँ कि आप मुझे लेकर क्यों गए थे जो है, आज तक मुझे जवाब नहीं मिला उसका जो है। और हुँ। मैं तो यही कहूँगा कि मेरी जो इस डिफिकल्ट सिचुएशन में था, तो एक भगवान एक तरह से जो है मेरे को संगसेना के रूप में मेरे पास आए, और जो मुझे लगा वहाँ देखकर कि मैंने कहा एक आदमी इतना अच्छा काम कैसे कर सकता है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अब इन्हीं के साथ मतलब रहूँगा, इन्हीं के साथ काम करूँगा, और कब से करीब 10 साल हो गए हैं। 10 साल से मैं उन्हीं के साथ काम कर रहा हूँ, और हमने लाखों मतलब जो लोग हैं, खासतौर से जो हज़ारों विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम पढ़ेंगे, आज वो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में हैं, और बहुत अच्छी-अच्छी पोज़ीशंस पर हैं। और
वर्ल्ड क्लास मेडिटेशन सेंटर है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं वहाँ पर। और जो भी वहाँ जाता है एक बार, मैं कहूँगा कि वो उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि हम कभी सोच भी नहीं सकते कि एक व्यक्ति सिंगल हैंडेडली इस तरह का काम कर सकता। हम बहुत धर्म गुरुओं की बात करते हैं, और मैं पिछले 10 साल में करीब करीब सभी धर्म गुरुओं के साथ जुड़ा हुआ हूँ। बट मैंने देखा कि कुछ ही धर्म गुरु हैं जो काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अच्छा ने काम नहीं कर रहे हैं, बहुत से लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे हमारा यहाँ मैंने कहा कि इट इज़ आउट ऑफ इमेजिनेशन कि एक व्यक्ति ऐसे कैसे कर सकता है। बट दुर्भाग्य हमारा यही है कि जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको कोई नहीं दिखाता, उनको कोई प्रोजेक्ट नहीं करता। आप देखते हैं टीवी चैनल्स वगैरह पर सुबह से शाम तक नेगेटिव चीज़ें दिखाते हैं। लोगों के माइंड में इतनी नकारात्मकता भर देते हैं कि शायद दुनिया में सब गलत ही हो रहा है, कुछ अच्छा काम नहीं हो रहा। हम लोग कहते हैं कि तुम जो अच्छा काम है उसको भी तो दिखाओ। वो कहते हैं टीआरपी नहीं मिलता। तो जब हर व्यक्ति के माइंड में इतनी नेगेटिविटी आ जाएगी तो दुनिया का वही हाल होगा जो हो रहा है आजकल। तो काम बहुत अच्छे हो रहे हैं दुनिया में, बहुत मैं कहूँगा, बट ओनली फ्यू पीपल, सब नहीं कर रहे अच्छा काम जो है, लेकिन जो अच्छा काम कर रहे हैं, बट उनको कोई प्रोजेक्ट नहीं करता, ना इसलिए कि लोग जानते हैं ज़्यादा जो है। बट जो काम मैं फिर कहूँगा कि जो भिक्षु संगसेना है, जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, जो वर्ल्ड में रिनाउंड एक बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, तो उन्होंने जो काम किया है मेरे ख्याल में इंडिया में, मुझे ये लगता है किसी साधु ने नहीं किया होगा। क्या किया है पर्टिकुलरली? उन्होंने बताया ना मैंने कि एक ऐसी जगह पर जो कि संसार का सबसे डिफिकल्ट टेरेन है, वहाँ जाकर ये सोचना कि मैं लोगों की सेवा कर। मैं कहता हूँ गुरुजी आपने क्यों किया ये डिसाइड जो था कि जगह बिल्कुल नेचुरली। क्यों लिया? हाँ, वो तो एक मिलिट्री में काम करते थे, ही वाज इन द डिफेंस एक्चुअली। डिफेंस को छोड़कर ये डिसाइड करना कि ये जो काम है मेरा, मैं लोगों की सेवा करूं। लोग तो क्या करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्म करेंगे। बोला धर्म नहीं, पहले तो ये दुनिया में जो मतलब लोग परेशान हैं उनकी सेवा की जाए पहले, वही सबसे बड़ा धर्म है। और उसी को हम कहते भी हैं कंपैशन या करुणा, जिसको हम कहते हैं। और आजकल तो हम लोग बहुत प्रोग्राम भी करते हैं, लोगों को बताते भी हैं कि आज दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम है, वो हमारे जो मन में जो करुणा का भाव था वो खत्म हो गया एक्चुअली। और जिस दिन हम लोग करुणा करना शुरू करेंगे, कंपैशन करना शुरू करेंगे, एंड दैट इज ओनली सॉल्यूशन टू ऑल द प्रेजेंट प्रॉब्लम्स। तो हम लोग करुणा को विषय मेडिटेशन इन एक्शन, कंपैशन इन एक्शन। तो कंपैशन इन एक्शन हम लोगों को सिखा रहे हैं उसका जो है। और बहुत सारे हम लोग प्रोग्राम भी कर रहे हैं, लोगों को बताते भी हैं, और उसका देख रहे हैं इफेक्ट हो रहा है। और अक्सर लोग पूछते भी हैं कि साइंस है, रिलीजन है, स्पिरिचुअलिटी है, ये तो सब अलग अलग है। हम लोग कहते हैं कि नहीं, अलग अलग नहीं है। साइंस और रिलीजन जब कहता है, बिना रिलीजन के साइंस नहीं हो सकती। साइंस में हम क्या करते हैं, हम लोगों ने डिस्कवरी की, इन्वेंशन किए, इतने सारे बॉम्ब बनाए, हथियार बनाए, हम उसका नेगेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम धर्म का पालन करते साथ में, तो हम उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में, प्रोडक्टिव मैनर में यूज़ करते हैं। लेकिन हम सारे नेगेटिव उसमें यूज़ कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव मैनर में यूज़ कर रहे हैं, दुनिया का नाश करने में लगे हुए हैं, क्योंकि उसको कंबाइन नहीं किया, साइंस को हमने अलग रखा। तो साइंस और रिलीजन है, स्पिरिचुअलिटी एंड मटेरियलिटी है, मेडिटेशन और मेडिकेशन है, आपका साइकोलॉजी और इकोलॉजी है, फिलॉसफी और टेक्नोलॉजी है, या मैं कहूँगा कि हेड एंड हार्ट, दिल और दिमाग, जब दोनों को हम कंबाइन करेंगे तभी हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो इनको एक कहना कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग हमें नहीं देखना, ये कंबाइंड है। जब दोनों को हम कंबाइन करके काम करेंगे तभी हम एक अच्छे इंसान भी बन सकते हैं, और इस दुनिया की जितनी भी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। आपने एक टर्म यूज़ किया था कंपैशन इन एक्शन, ठीक है ना? तो अगर सिंपल शब्दों में उसे समझाओ तो कैसे समझाते हैं आप जैसे कि मैं बताता हूँ, दो तीन एग्जाम्पल दूंगा आप। मैं जा रहा था रास्ते में, अच्छा। तो जैसे यहाँ चौराहे पर क्रॉसिंग पर बच्चे भीख मांगते हैं, हुँ, तो एक लड़की आई छोटी सी मेरे पास जो है हुँ, कि साहब कुछ पैसा दे दीजिए, मैं भूखी हूँ। उसके साथ में उसकी बहन भी थी कि हम भूखे हैं, कुछ पैसा दे दीजिए। हाँ,
तो मैंने कहा, मैं पैसा तो नहीं है मेरे पास, मेरे पास 2 बिस्कुट के पैकेट हैं, ये ले लो, दोनों खा लेना बेटा। तो मैंने उनको दिए, तो उसने 1 पैकेट तो ले लिया और 1 पैकेट मुझे वापस कर दिया। उसने कहा कि अ, सर, अगर आप दोनों पैकेट दे दोगे तो आप क्या खाओगे दिन में जो है? अच्छा। तो ये कंपैशन है। एक गाँव है, गाँव में जैसे राजस्थान में बिज़नेस करते हैं लोग जो है, तो एक आदमी था जो वहीं पर उन साथ में वो कुछ कर नहीं पा रहा था, लाइक अच्छा। बिज़नेस नहीं चल पा रहा था उसका जो है। तो बहुत लोगों ने किया, क्या किया जाए? कैसे हम इसकी हेल्प की जाए? तो बहुत ज़्यादा हेल्प तो नहीं कर सकते थे। तो लोगों ने डिसाइड किया कि हमारी जितनी भी दुकानें हैं, हुँ। जहाँ मैच बॉक्स बिकता है, कोई मैच बॉक्स नहीं बेचेगा। सिर्फ़ मैच बॉक्स इसी के यहाँ मिलेगा। आप सोचिए कि सिर्फ़ एक मैच बॉक्स से, जिससे बाकी को तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा होगा मेरे ख़्याल में, लेकिन उस व्यक्ति की लाइफ़ चल गई पूरी की पूरी। तो हमने इसको हम कहते हैं कंपैशन इन एक्शन। और कंपैशन जैसे सिम्पैथी है, एम्पैथी है, ये सब चीज़ें तो हम देख के दया करते हैं। बट दया करने के बाद अगर हम एक्ट करते हैं, उस व्यक्ति की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसको हम कंपैशन कहते हैं। और कंपैशन, मैं अभी अमेरिका में था, तो वहाँ पर एक बुक पढ़ रहा था। और उसमें गिव एंड टेक करके एंड एडम ग्रांट ने लिखी है वो बुक जो है। और हुँ। अमेरिका में बहुत सारे एग्जाम्पल दी। उसने कहा कि 3 तरह के लोग होते हैं। हुँ। एक गिवर है, जो दुनिया में कुछ देना चाहते हैं। एक होता है टेकर, मैं इससे क्या ले लूँ? और एक होता है मैचर, कि अगर मैं कुछ किसी को दे रहा हूँ तो उतना मुझे मिलना भी चाहिए। तो उन्होंने बहुत सारी एग्जाम्पल दी और अमेरिका में बहुत एक्सपेरिमेंट हुए, बहुत यूनिवर्सिटीज़ में एक्सपेरिमेंट हुए। और उसमें यही कहा कि जो सक्सेसफुल लोग हैं दुनिया में, वही हैं जो गिवर हैं, जो चाहते हैं कि हम समाज को कुछ देकर जाएँ। ये प्रूव हो चुका है। और कहते हैं कि जो गिवर होते हैं, जो हम किसी को देते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होते हैं और हम टेंशन है, एंग्जायटी है, उससे मुक्त हो जाते हैं और हम बहुत खुश रहते हैं। और खुश ही नहीं रहते, कहते हैं कि उससे लॉन्जेविटी भी हमारी बढ़ती है। और जितना आप किसी को दोगे, उतना ही आपको और देने की इच्छा करेगी जो है। और यहाँ पे धन भी आ जाता है। ये प्रूव हो चुका है। और आई एम टॉकिंग ऑफ अमेरिका, नॉट इंडिया। हुँ। कि जितना आप देंगे उतना ही आपको सक्सेसफुल होंगे, उतना ही आपको फ़ायदा भी होगा। बट हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा जब हम कंपैशन की बात करते हैं। ये कंपैशन कहते हैं कि इट्स ऑल इंक्लूसिव टर्म। इंक्लूसिव मतलब क्या है? कि कंपैशन ये नहीं है कि हमें लाइफ़ के एक एस्पेक्ट में करना है। वी हैव टू इंक्लूड इट इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ़। हुँ। दूसरा ये है कि कंपैशन हमें सिर्फ़ लिविंग बीइंग के साथ ही नहीं होना कंपैशनेट, बट विद द ऑल फॉर्म्स ऑफ नेचर। और हमने क्या कर दिया? अब देख रहे हैं कि दिल्ली में क्या पॉल्यूशन है। हमने नेचर के साथ खिलवाड़ की। हम नेचर के साथ कंपैशनेट नहीं हुए और हुँ। जिसका परिणाम हम भुगत रहे हैं आज जो है। और कंपैशन जो है वो बाकी चीज़ों से इसीलिए अलग है कि इट इन्वॉल्व्स द एलिमेंट ऑफ एन एक्शन, कि हम एक्ट करते हैं। किसी व्यक्ति की जो परेशानी होती है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं जो है। अभी एक डब्ल्यूएचओ की स्टडी आई थी, उसमें कहा था कि हर साल पूरी दुनिया में 7 लाख पीपल, 7 बिलियन पीपल, 17 लाख लोग पॉल्यूशन की वजह से बीमारियां जो होती है उससे मरते हैं, क्योंकि हम नेचर के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ कर रहे हैं जो है। और आजकल जो सभी लोग आजकल काफ़ी काम भी कर रहे हैं कोरोना के ऊपर जो है। और कहते हैं कि जो आज की हमारी समस्याएं हैं वर्ल्ड की, वो जब भी दूर हो सकती है जब हम कंपैशनेट होंगे। और कंपैशन करता क्या है? आजकल हम क्या कर रहे हैं? अपने एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के बीच में, समाज में, देश में क्या कर रहे हैं? वॉल क्रिएट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। एक कंपैशन क्या कहता है? कंपैशन कहता है वॉल क्रिएट नहीं करनी, हमें ब्रिजेस बनाने हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करना है। ये डिफरेंस है कंपैशन में और वही चाहिए आज की दुनिया में। और कहते हैं कि अगर व्यक्ति कंपैशनेट होगा, अच्छा। तो एक अच्छा इंसान ही नहीं बनेगा, बल्कि दुनिया जो है वो एक स्वर्ग बन जाएगी उसके लिए, जो है सबके लिए स्वर्ग बन जाएगी। तो इसीलिए कहा कि जो करुणा है या कंपैशन है, कोई लग्जरी नहीं है, इट इज़ मैंडेटरी, इट इज़ एसेंशियल फॉर एवरीवन। और जब तक हम दोबारा से हमारे अंदर करुणा का भाव नहीं आएगा, एक बार गांधी जी से पूछा था किसी ने कि क्या डिफरेंस है, आजकल क्या हो गया लोगों को जो है, तो उन्होंने ये कहा था कि आज के लोगों में करुणा, जो उनके दिल में करुणा भाव है वो खत्म हो गया है। तो इसीलिए सारी प्रॉब्लम हो रही है कि हम किसी की हेल्प करने को तैयार नहीं होते, बल्कि
खुश होते हैं दूसरे के दुख को देखकर जो है। हुँ। और मैं कहूँगा कि जैसे फ्लावर होता है, फ्लावर को हम हाथ से मसलते भी हैं ना, तो हमारे हाथ में खुशबू देकर जाता है। ये है करुणा एक्चुअली में। दैट इज़ द हाइट ऑफ करुणा मैं कहूँगा। जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दी, तो अगर जिस दिन हम ऐसा करने लगेंगे, तो अपने एक अच्छा इंसान ही नहीं बनेंगे, बल्कि पूरी दुनिया को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो कंपैशन हैज़ द पावर टू चेंज द एंटायर वर्ल्ड एक्चुअली। हुँ। तो एक आपने कहा कि आप एस्ट्रोलॉजी बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे थे। तो कहीं न कहीं आप प्रेडिक्ट कर पा रहे थे कि क्या होगा? जैसे आपको वो पहले से ही पता था कि आपकी वाइफ़ को ऐसे प्रॉब्लम होने वाली है? बिल्कुल। वाइफ़ का ही नहीं, बल्कि बहुत सारे हमारे इंसिडेंट हुए। मैं शुरू से अगर बताऊँ आपको कि आई वाज़ यूजिंग स्पेक्स, मेरी आई साइट कमज़ोर थी। जब तक हम लोगों ने सर्विस ज्वाइन नहीं की थी, एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू नहीं किया था, तो आई साइट कमज़ोर थी। आई वाज़ यूजिंग स्पेक्स ऑन द एज ऑफ आई थिंक 15 इयर्स। अच्छा। अब कैन यू बिलीव कि जब मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ा और एस्ट्रोलॉजी के द्वारा जो रेमेडीज़ की, अ, अभी तक माय आई साइट इज़ नॉर्मल। नोबडी कैन बिलीव। कोई डॉक्टर बिलीव नहीं करता कि चश्मा उतर जाना और इस एज में भी आई साइट नॉर्मल होना। जितने भी डॉक्टर को दिखाता हूँ, वो कहते हैं नो, इट्स नॉट पॉसिबल एक्चुअली। लेकिन वो जब देखते हैं तो कहते हैं कि वी हैव टू बिलीव इट आल्सो। आई वाज़ अ पेशेंट ऑफ माइग्रेन। अच्छा। और माइग्रेन वाज़ हेरिडिटरी। बहुत सीवियर माइग्रेन होता है, बहुत पेन होता है। कहीं-कहीं हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़ता है। और आप सब जानते हैं कि माइग्रेन का कोई ट्रीटमेंट नहीं है पूरी दुनिया में ट्रीटमेंट है। और हम लोगों ने एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ की, और रेमेडीज़ करके आप सोचिए कि आई एम गॉट कंप्लीटली गॉट रिड ऑफ माइग्रेन। एंड नॉट ओनली माइग्रेन, अब मुझे किसी भी तरह का दर्द नहीं होता, सिर दर्द नहीं होता एक्चुअली में। आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। हम जब पढ़ते थे, जब मतलब पढ़ाते थे जब एस्ट्रोलॉजी, तो एक दिन ऐसे ही हमारे कुछ किसी टॉपिक पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हमारे जितने भी कोलीग्स थे, टीचर्स थे। तो बाई चांस माई हॉरोस्कोप वाज नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं, जैसा आपका हॉरोस्कोप देख लेते हैं, हम लगा देते हैं, एंड वी वर टॉकिंग ऑन सम अदर पॉइंट। हुँ। तो जब मेरा हॉरोस्कोप देखा, भाई तो गोइंग टू मीट विद सीनियर एक्सीडेंट, यू लाइक इन डेंजर। तो बताया, फिर एक्सप्लेन किया कि तो बहुत कुछ सीरियस एक्सीडेंट होने वाला है, आपकी लाइफ में तो खतरे में है जो है। तो घर पर आया, मैंने अपनी वाइफ को बताया, तो नेचुरली शी वाज वरीड। तो संडे को हम लोगों ने सब जितने भी हमारे कोलीग्स थे जो पढ़ाते थे, उसने बुलाया सबको जो है, कहा कि क्या सोल्यूशन क्या है इसका। तो कहा एक्सीडेंट तो होगा, बट उपाय हम करेंगे एस्ट्रोलॉजी के, तो लाइफ बचा सकते हैं हम लोग। आपको ताज्जुब होगा कि विद इन 15 डेज जब आई टुक ऑल द प्रिकॉशंस, और एक सीरियस कार एक्सीडेंट हुआ। और उस कार एक्सीडेंट में कोई बिलीव नहीं कर सकता कि ये व्यक्ति बच सकता है। पहली चीज़ तो ये है कि उस कार में 4 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, मेरी वाइफ कर रही है, 2 बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं, चोट मुझे लगती है। तो चोट ही नहीं लगती, द एंटायर हैंड वाज़ कट, कैन यू बिलीव? अच्छा। एंटायर हैंड वाज़ कट। नोबडी कैन बिलीव कि ये व्यक्ति ठीक हो सकता है। एंड यू नो माय हैंड इज़ नॉट कंप्लीटली नॉर्मल। पूरा हार्ड प्लेटेड है। प्लेटिंग 1-1 फुट की 4 प्लेट लगी हुई हैं इसमें जो है। अच्छा। And my the senior most orthopedic surgeon in the country has given me in writing that such results are not possible in the medical science. और जैसा मैंने कहा वाइफ के बारे में, वो तो बताया था कि सीरियस प्रॉब्लम होने वाली है, और वो प्रॉब्लम हुई स्क्लेरोडर्मा की जो है। तो जब हम लोग एडमिट थे हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं हो सकता, और आपको डायलिसिस करानी पड़ेगा वीक में 3 बार जो है। हम लोग निकल रहे थे हॉस्पिटल से, तो इन द मेन टाइम माई गुरु जो मुझे पढ़ाया भी था वहाँ पर, तो वो आए देखने के लिए कि क्या पोजीशन है क्या है। तो देखा उन्होंने, तो माई ब्रदर इन लॉ वाज विद मी। तो ब्रदर इन लॉ सडनली बोला कि गुरुजी हम आपको जब मानेंगे जब इसका डायलिसिस ना हो। अच्छा। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, अगर आप सोचते हैं कि एस्ट्रोलॉजी कुछ कर सकती है, हम जब आपको विश्वास करेंगे जब इसका डायलिसिस ना हो। तो उन्होंने कहा आज के बाद डायलिसिस नहीं होगा इसका। I still don't know what he did actually, what remedies he did actually, but डायलिसिस नहीं हुआ। अच्छा आपको और भी क्या? हाँ, और डॉक्टर बार बार अभी भी मैं जब जाता हूँ ना, डॉक्टर रोना जो है गंगाराम हॉस्पिटल में, नेफ्रोलॉजिस्ट, कहते हैं जन साहब आपने क्या किया, हमारे समझ में कुछ नहीं आता जो। तो दिस इज वॉट
एस्ट्रोलॉजी कैन डू। और हम लोग शायद, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि ये ज्ञान तो हमारा बहुत पुराना है, ये हमें वेदों से प्राप्त हुआ है, और वेदों का एक अंग भी मानते हैं इसको, सबसे इम्पोर्टेंट अंग भी मानते हैं, जिसको वेदों के नेत्र कहते हैं। लेकिन इसके बारे में लोगों ने इतनी गलत फहमियाँ लोगों के मन में पैदा कर रखी है, क्योंकि आफ्टर ऑल जो सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर हैं, ये प्रोफेशन है, तो नेचुरली इन एवरी प्रोफेशन द पीपल वांट टू एक्सप्लॉइट द पीपल। तो वो यहाँ पर हो रहा है, और ये विद्या सिखाई नहीं जा रही थी, और इसकी वजह से लोगों में अवेयरनेस नहीं है। उल्टा सीधा जो भी करके लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, हर तरह से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। अब अच्छी बात तो यह है कि पिछले कुछ साल से कुछ यूनिवर्सिटीज ने पढ़ाना भी शुरू किया है। हम लोग तो बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं, और आपको ताज्जुब होगा कि हम लोग जब क्लासेस होती हैं तो लॉट ऑफ पीपल जॉइन, एंड नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम अब्रॉड आल्सो। हाईली क्वालिफाइड पीपल आर जॉइनिंग, हाईली क्वालिफाइड पीपल। एंड मैं तो ये कहता हूँ कि इससे बेटर कोई नॉलेज नहीं है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि इसे डिवाइन नॉलेज, एंड दे कैन नॉट बी अ बेटर टूल फॉर सेल्फ मैनेजमेंट देन दिस। क्योंकि सेल्फ मैनेजमेंट दुनिया में कोई नहीं सिखाता। हम बहुत सारे मैनेजमेंट सीखते हैं, और उससे हम कितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा ली, कितनी एफिशिएंसी बढ़ा ली, लेकिन आपको मालूम है शायद कि ईच वन ऑफ अस हैज अनलिमिटेड पोटेंशियल। हमारी जो क्षमता है ना, हर व्यक्ति की, आपकी हो मेरी हो, अपार है। और क्यों अपार है उसका कारण भी है, क्योंकि जो भगवान ने हमें मेंटल स्ट्रेंथ दी है, उसका हम पूरी लाइफ में 10% भी इस्तेमाल नहीं करते। 90% रिमेन्स अनयूटिलाइज्ड। तो इसको अगर हम किसी तरह से 10 से 15% कर लें, तो वी कैन डू वंडर्स इन द वर्ल्ड। और जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, हम वी डोंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एक्चुअली। अच्छा। हम कहते हैं कि ईच वन ऑफ अस कैन बी ए गॉड। और होता भी, देखा भी होगा कि मेडिटेशन के द्वारा या किसी भी तरीके से अगर हम मेंटल यूटिलाइजेशन कैपेबिलिटी अपनी बढ़ा लें, तो हम लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। और अक्सर लोग कहते हैं कि जो होना है वो तो होगा ही, तो एस्ट्रोलॉजी करके अब क्या कर लोगे जो है। और मैं अभी एक अमेरिका में ही था, अपनी डॉटर के साथ ट्रेवल कर रहा था, तो उसकी फ्रेंड भी बैठी हुई थी। तो उसने भी ये सवाल किया, अंकल आपने इंजीनियरिंग किया, आईआईटी से किया, आप कहाँ चक्कर में पड़ गए हो ये ज्योतिष, और ज्योतिष सब करके आप कर क्या रहे हो। मैंने उससे एक क्वेश्चन पूछा, मैं क्या, डू यू सी द वेदर फोरकास्ट फॉर द नेक्स्ट डे एवरी इवनिंग। हाँ अंकल हम तो देखते हैं। मैं कहा उसमें तुम क्या कर लेते हो, जिस टाइम थंडर स्टॉर्म आएगा आएगा, जिस टाइम पानी बरसना होगा बरसेगा, जिस टाइम धूप निकलनी होगी उसमें आपने क्या कर दिया, उसके अंदर क्यों देखते हो, उसमें कुछ चेंज कर पा रहे हो। नहीं नहीं वो चेंज नहीं होता, बट वी कैन प्लान अवर लाइफ, वी कैन प्लान अवर डे, मतलब दैट इज द पॉइंट। यू आर टॉकिंग ऑफ प्लानिंग ए डे, बट आई एम टॉकिंग ऑफ प्लानिंग द लाइफ। कि जन्म के समय आप जानकर कि आपके साथ क्या होने की संभावना है, आप अपने पूरे जीवन को चेंज कर सकते हो। दिस इज व्हाट एस्ट्रोलॉजी कैन डू। ओके। ये इसमें ही कुछ पॉइंट्स ऐड करूँगी कि अगर हमें एस्ट्रोलॉजी क्या ये डायरेक्शन दिखा देती है कि हमें क्या करना चाहिए, नहीं कराना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों से मिलना डेस्टिनेशन होती है ना? जैसे आप अपने मम्मी से मिले, उसके बाद हम लता गए, फिर आप इंस्पायर्ड हुए एंड डायरेक्टर भी बने चलिए के महाबोधि के। उसी तरह कुछ लोगों से मिलना डेस्टिनेशन होता है और वो इंसान कुछ भी मतलब उससे आप कुछ भी सीख सकते हो सकता है इंस्पायर हो जाओ, उससे आप हर्ट भी हो जाओ। तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी का यूज़ किस तरह आप कर सकते हो? देखिए मैं बताऊँ आपको कैसे आप करेंगे। पहले आपने कहा कि तो डेस्टाइन है कि हमें इससे मिलना है, उससे मिलना है, ये वो नहीं, कोई डेस्टाइन नहीं है। डोंट डिपेंड्स ऑन अस एक्चुअली। अच्छा। और शुरू से हम कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, मैं कहता हूँ कि आजकल हम लोग जब बच्चे होते हैं हमारे, और जब पढ़ना शुरू करते हैं, तो कोई नहीं देखता कि इसको क्या स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन दी जाए जिससे लाइफ में अच्छा कर पाए। हम सबको सोचते हैं इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दो उसको, और बनाने में लगे हुए हैं। और उसका फल क्या हो रहा है, आप देखिए कोटा में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, हर हर वीक में एक बच्चा सुसाइड कर रहा है। अभी परसों ही न्यूज आई थी कि पिछले 5 साल में आईआईटीज में 65 स्टूडेंट सुसाइड कर चुके हैं। अगर हम बच्चे को उसके एप्टीट्यूड के हिसाब से एजुकेशन दें, स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन, तो द चाइल्ड कैन डू मच मच बेटर इन द लाइफ।
लेकिन नहीं, अगर हम और आपको मालूम है कि एस्ट्रोलॉजी की मदद से हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि बच्चे का एप्टीट्यूड क्या है, उसको किस टाइप की एजुकेशन दी जाए। अच्छा। दूसरा, मान लीजिए हमने पढ़ाई भी कर ली, फिर क्वेश्चन आता है कि वेदर आई शुड परस्यू सर्विस एज ए प्रोफेशन और बिजनेस एज ए प्रोफेशन, हुँ, डिसाइड नहीं कर पाते। और मैनी पीपल आई हैव सीन कि दे रॉन्गली एंटर इनटू बिजनेस एंड ए टोटल फेल्यूर। हुँ, लेकिन हम लोग बहुत आसानी से हॉरोस्कोप को देखकर ये बता सकते हैं कि आप बिजनेस का आपका एप्टीट्यूड है भी या नहीं है, हुँ, वेदर वी शुड गो एंटर इनटू बिजनेस और नॉट। हुँ, तो उससे हम अपनी लाइफ को बहुत बेटर बना सकते हैं। स्टॉक मार्केट है, स्पेकुलेशन है, हर व्यक्ति हम में से उसमें इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं जो है। एंड आई वाज द फर्स्ट एस्ट्रोलॉजर टू राइट ए कॉलम इन इकोनॉमिक टाइम्स, दैट टू ऑन द बिहेवियर ऑफ स्टॉक मार्केट बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी। कोई सोच नहीं सकता था उस टाइम की इकोनॉमिक टाइम्स में एक एस्ट्रोलॉजी का कॉलम आएगा। हुँ, एंड व्हाट बिलीव कि बिकेम सो पॉपुलर एट दैट टाइम एक्चुअली। और बहुत मेरे पास फोन आते थे, रात भर पूरी दुनिया से फोन आते थे कि हमको 300 करोड़ का लॉस हो गया, 400 का करोड़ गया, मेरा हस्बैंड सुसाइड कर रहा है, मेरा बच्चा सुसाइड कर रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? पहली चीज तो हॉरोस्कोप को देखकर we can exactly tell you whether one person should enter into this stock market or speculation or not, whether one should go even near to the stock market or not। हुँ, पहली चीज तो उससे हम बचा सकते हैं। फिर किस टाइम पर एंटर किया जाए, किस टाइम में इन्वेस्टमेंट किया जाए, एंड व्हाट टाइप ऑफ स्टॉक्स। तो हम बहुत अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। तो जिसमें हम लोग गलत ढंग से घुसकर अपनी लाइफ को सत्यानाश कर लेते हैं, अपनी लाइफ को हम बहुत अच्छा बना सकते हैं। फिर मैरिज की बात आती है, और मैरिज में हम लोग हमारे कंट्री में तो एक प्रथा है कि हम लोग मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप करते हैं। बट जैसे मैंने कहा कि अवेयरनेस ना होने की वजह से, लोगों का ज्ञान ना होने की वजह से सबसे बड़ा जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है आज इंडिया के अंदर, वो इसी मामले में हो रहा है। क्यों? हम किसी के एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं कि मैचिंग कर दो, और आजकल लोग जाते भी नहीं है क्योंकि सॉफ्टवेयर से देख भी सकते हैं। तो बताता है आपको कि 25 गुण मिल रहे हैं, 30 गुण मिल रहे हैं, 36 गुण मिल रहे हैं, हम बहुत खुश हो जाते हैं कि शादी कर लो और ये बहुत अच्छा मैच है। बहुत से लोग आते हैं कि सर 36 गुण मिल रहे थे, 36 में से 36, और 1 महीने में डिवोर्स हो गया। आपकी एस्ट्रोलॉजी क्या है, एस्ट्रोलॉजर क्या है, क्यों दुनिया को गुमराह कर रहा है? तो मैं बताना चाहूंगा कि जहाँ तक हमारा ज्योतिष का शास्त्र है, उसमें एक डिटेल प्रोसीजर बताया गया मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप का। अच्छा। हाँ, जो कि एक लर्नेड एस्ट्रोलॉजर ही कर सकता है। और लास्ट में जब कंपेटेबिलिटी की बात की थी, तब एक गुण मिलान का कंसेप्ट आया था। और गुण मिलान का कंसेप्ट था जो पहली सोसाइटी थी, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी। तो उस टाइम फीमेल्स वर फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन द मेल्स, दे हैड नो चॉइस। हुँ, तो उसको ध्यान में रखते हुए कि फीमेल शुड नॉट हैव एनी से इन द फैमिली मैटर्स, वो गुण मिलान का कंसेप्ट बनाया गया था। और आज सोसाइटी पूरी डिफरेंट है। नो क्वेश्चन ऑफ मेल डोमिनेशन, वी टॉक ऑफ इक्वालिटी, एंड मोस्ट ऑफ द फीमेल्स आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, दे हैव लॉट ऑफ चॉइसेस। तो पूरा जो सोसाइटी है पूरी चेंज हो गई है। हुँ, तो जो चीज आज के टाइम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, उसके बेसिस पर हम पूरा सच एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ डिसाइड। एंड आई टेल यू 95% पीपल दे डिसाइड बेस्ड ऑन द गुण मिलान, व्हिच इज टोटली ऑब्सोलीट, टोटली आउटडेटेड, टोटली इररिलेवेंट इन टुडेस टाइम। बट कर रहे हैं हम लोग क्योंकि ज्योतिष को हम सिखाना नहीं चाहते। हुँ, अब देखिए एक छोटी सी बात है, लूनर कैलेंडर होता है, सभी जानते हैं, जितने हमारे फेस्टिवल हैं, जितने भी मुहूर्त हैं, सब दे आर ऑल बेस्ड ऑन द लूनर कैलेंडर। एंड नॉट ओनली इंडिया बट इवन आप साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जाइए, चाइना जाइए, मुस्लिम वर्ल्ड जाइए, तो सारे के सारे जो उनके फेस्टिवल्स हैं लूनर कैलेंडर के ऊपर बेस्ड है। बट लूनर कैलेंडर की नॉलेज कितने लोगों को है? आप जिसका डे इन एंड डे आउट यूज कर रहे हैं, उसको हम सिखाना नहीं चाहते किसी को भी। और जितने भी हमारे फेस्टिवल होते हैं, दिवाली हो, कोई भी होली हो, हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि आज बनाए या कल बनाए। हाँ, तो तो एंड नोबडी नो एंड एवरीबॉडी थिंक्स कि एज इफ द एस्ट्रोलॉजर डोंट नो एनीथिंग एक्चुअली। तो ये आपस में इतना कंफ्यूजन क्यों है? और बड़ी बड़ी टीवी पर डिबेट आने लगती है, एक एस्ट्रोलॉजर कहता है कि आज बनाओ, एक कहता है कल बनाओ। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। अगर आप ल्यूनर कैलेंडर को एक छोटी क्लासेस में सिखा दें बच्चों को, 6th 7th 8th क्लास, उसमें क्या नुकसान हो जाएगा?
जिस चीज़ का हमें डे इन एंड डे आउट इस्तेमाल करना है। हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं उसको सिखाने में क्या प्रॉब्लम है? जिस दिन हम सिखा देंगे तो ये सब जो सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर हैं, उनका बिज़नेस बंद हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग कहते भी हैं। हाँ, ये तो है। नेक्स्ट थिंग ये है कि जैसे आपने बोला कि एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी चीज़ों की रेमेडी है और इन पास्ट आपकी वाइफ की जो डायलिसिस नहीं हुई थी, आपकी आँखों की, तो वो सही में वो कुछ मेडिसिनल रेमेडीज़ थे या वो कुछ देखिए, मेडिसिनल रेमेडीज़ नहीं होती। ये 3 तरह की रेमेडीज़ ज्योतिष में बताई गई और पहले हम लोग शायद सभी हिंदू धर्म वाले लोग इस्तेमाल करते हैं उसका। एक होता है दान करना। हर प्लैनेट की कुछ वस्तुएँ होती हैं, तो अलग-अलग प्लैनेट के हिसाब से हम वस्तुओं का दान बताते हैं। एक होता है पूजा-पाठ करना। पूजा-पाठ में जो भी एक कंसर्न डीटी है उस प्लैनेट की, उसकी पूजा करना, मंत्रों को जाप करना, यंत्र की पूजा करना या जितने भी हमारे जो पूजा-पाठ के साधन हैं, उनका हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। एक होता है कि जेमस्टोन का इस्तेमाल करना। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अंगूठी पहनते हैं या लॉकेट पहनते हैं, तो जेमस्टोन का इस्तेमाल करते हैं। तो ज्योतिष में 3 तरह की रेमेडीज़ बताई थी। लेकिन इनका कैसे यूज़ करें? क्योंकि नॉलेज तो नहीं है लोगों को जो है, तो गलत ढंग से इस्तेमाल हो रहा है इसमें भी जो है। तो अगर लोगों को मालूम होगा, मैंने कहा कि हम लोगों ने जैसे माइग्रेन ठीक किया, भाई द सिंपल रेमेडीज़ ऑफ डोनेशन। और अक्सर लोग क्या करते हैं कि हम दान करते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम किसी चीज़ का दान कर रहे हैं तो वो तो अच्छा ही होगा हमारे लिए। नहीं, अगर हम गलत वस्तु का दान करेंगे तो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। अच्छा। तो ज्योतिष में कहा कि जो प्लैनेट या जो ग्रह आपके लिए अशुभ होता है, उसी प्लैनेट की वस्तु का हम दान कर सकते हैं। और जो प्लैनेट हमारे लिए शुभ होता है, उसका अगर हम दान करेंगे तो बहुत आपके लिए नुकसानदायक ऐसे ही जेमस्टोन होता है। हुँ। हम जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास कि राहु की दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है, मंगल की दशा चल रही है, तो उसी का स्टोन पकड़ एंड दैट इज टेल यू दैट कैन आई थिंक इट कैन बी सो डेंजरस क्योंकि अगर अगर हम जो प्लैनेट हमारे लिए खराब है उसका अगर हम जेमस्टोन पहन लें तो और ज्यादा खराब हो जाता है और ज्यादा नुकसान करता है। जेमस्टोन हम सिर्फ उसी प्लैनेट की वस्तु को उसी प्लैनेट का पहन सकते हैं जो प्लैनेट हमारे लिए शुभ होता है, उसकी शुभता को बढ़ाने के लिए, ना कि अशुभ प्लैनेट की अशुभता को बढ़ाने के लिए। तो वो भी बहुत डेंजरस हो सकता है। तो फिर एक पूजा पाठ का उपाय होता है, प्रेयर जिसको हम कहते हैं, हवन कहते हैं, मतलब जाप कहते हैं। वो एक ऐसी चीज है जो हम किसी भी सिचुएशन में कर सकते हैं। प्लैनेट हमारे लिए शुभ हो अशुभ हो, दोनों सिचुएशन में किया जा सकता है। तो हॉरोस्कोप को देखकर अगर हम थोड़ी सी जो सिंपल रेमेडीज होती है डे टू डे लाइफ में जो पहले हम लोग क्या करते थे या अभी किया करते थे उसको भूल ही रहे हैं हम लोग, तो अगर सिंपल रेमेडीज बताएं तो मैं कहता हूँ कि हम काफी जो सीरियस समस्याएं हैं उन पर काबू पा सकते हैं, अपनी लाइफ को बहुत बेटर बना सकते हैं। ठीक है। और क्या ऐसा माना जाता है कि जो आत्मा है वो जैसे बोलते हैं ना एक आत्मा इस शरीर से दूसरा शरीर बदलती है, ठीक है? तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है एस्ट्रोलॉजी देखिए में? जितने भी हमारे रिलीजन है फिलोसफीज हैं, दे आर बेस्ड इन थ्योरी ऑफ कर्मा, कि जो भी हम लोग कर्म करते हैं उसका हम फल भुगतते हैं। और वही थ्योरी ज्योतिष में मानती है या हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, कोई भी धर्म है, वो मानता है इसको जो है। हुँ। और कहते हैं कि लाइफ इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, कि जहां हमने पीछे छोड़ा वहीं से हमारी लाइफ शुरू भी होती है। हम दशाएं वगैरह आप देखिए कि जो दशाएं जहाँ पहले खत्म होती हैं तो वहीं से शुरू होती है। हुँ। तो रीबर्थ पर तो विश्वास करते ही हैं, क्योंकि अगर ये रीबर्थ नहीं होता, थ्योरी ऑफ कर्मा नहीं होती, तो आदमियों में इतना डिफरेंस क्यों है लिविंग बीइंग्स में? एक आदमी बहुत गरीब फैमिली में पैदा होता है, एक आदमी डिसेबल्ड डिफरेंटली एबल्ड होता है, एक आदमी बहुत अच्छी फैमिली में होता है। तो क्या मतलब क्या कारण है? गॉड कैन नॉट बी कांट डिफरेंशिएट लाइक दिस। हाँ, तो और एक ही घर में तीनों भाई-बहन होते हैं, तीनों की लाइफ स्टाइल अलग होती है, अलग अलग कर्मा भी बिल्कुल, क्योंकि सबके जो इंडिविजुअल के कर्मास हैं वो अलग अलग, उनका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। बट अगर हम हर चीज़ पे मतलब वो ठीक है कि एस्ट्रोलॉजी नॉलेज लेंगे, लेकिन हर चीज़ में अगर हम ये सोचे इतना सोचे कि नहीं एस्ट्रोलॉजी देख के ही करें,
कहीं न कहीं हम डिपेंडेंट नहीं हो जाएँगे, नहीं, लाइफ को एक्सप्लोर नहीं, नहीं करेगा। आई वोंट से कि यू डिपेंडेंट, वी बी डिपेंडेंट ऑन दैट एक्चुअली। मैंने कहा कि हम जैसे मान लीजिए कि हमको बुखार हो, हुँ, हमने थर्मामीटर से देखा उसको, थर्मामीटर ने कहा कि 100 वोल्ट फीवर है। हुँ, तो वी डोंट स्टार्ट ब्लेमिंग थर्मामीटर, तो थर्मामीटर ने हमें बुखार कर दिया। थर्मामीटर ने तो आपको बताया, आपको जागरूक किया कि आपको बुखार है, व्हाटएवर यू वांट टू डू, यू डू इट नाउ। हुँ, तो वही चीज़ एस्ट्रोलॉजी काम करती है, कि एस्ट्रोलॉजी आपको बताती है कि सामने गड्ढा है, मान लीजिए बताया उसने। अब आपके ऊपर है, गड्ढे में कूद जाइए, गड्ढे से साइड से निकल जाइए जो है। तो विज़डम तो यही होगा कि आप साइड से निकल जाइए। तो ज्योतिष तो आपको बताता है, आपको राह दिखाता है। तो राह दिखाना, अगर हम समय-समय पर राह देखते रहें, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? हम गलत रास्ते पर क्यों जाएँगे? अच्छा। एक और है, जैसे आपको क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजी इतने सालों से पढ़ा रहे हो, तो आपको पता ही था कि वो इंसिडेंट होने वाला है, जब कि आपकी वाइफ आपको छोड़ के चली गई थी। बट फिर भी उस वाले दुःख, उस टाइम पीरियड से गुज़रने में जब पार होने के लिए टाइम लगा, तो क्या एस्ट्रोलॉजी उसको कम करने में हेल्प नहीं कर डायरेक्शन सकती? देखिए ना, अच्छा। मेरे पास 2 ऑप्शन थे। हुँ, हर व्यक्ति के पास 2 ऑप्शन होते हैं सिचुएशन। या तो अपने आप को पूरा तोड़ ले वो बिल्कुल, हाँ, डिप्रेस्ड हो जाए, या हो सकता है कि अपने आप को ठीक रास्ते पर चलाए जो है। अच्छा। तो हर तरह के ऑप्शन है आपके पास। तो अगर हम ये हमारे जो संस्कार धार्मिक या आध्यात्मिक नहीं होते, तो हो सकता है तो हम गलत डायरेक्शन में चले जाते। तो गलत डायरेक्शन में जाना तो बहुत आसान है। हर व्यक्ति चाहता है कि आराम से ज़िंदगी गुज़ारो। तो करना ये सही डायरेक्शन ढूँढना, ये बहुत बड़ा काम है, और ये सब चीज़ें जो हम लोग करते हैं, जो मैंने कहा ना कि एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ करते हैं, हुँ, तो एस्ट्रोलॉजी कभी इट डज़न्ट लीड टू द फैटलिज़्म, भाग्यवादी नहीं बनाता। ये तो कहता है कि वी आर द मास्टर ऑफ आवर ओन फेट। हम भाग्य को अपने आप खुद निर्माता हैं। हम अपने भाग्य को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। अच्छा। मैं आपको एक छोटी-सी कहानी सुनाता हूँ आपको जो है। तो एक गाँव में एक बच्चे का बर्थ हुआ। जैसे प्रथा है कि हम लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तो वहाँ पर एक कोई गुरु थे उनके, हुँ, उनके पास गए कि बच्चे का जन्म हुआ, आप देखिए इसका हॉरोस्कोप बच्चा हमारा कैसा बनेगा जो है। तो कहा भाई इसका हॉरोस्कोप बहुत खराब है, ये तो बच्चे लोगों के मर्डर करेगा, पेट पर चाकू चलाएगा, और हॉरोस्कोप तो ठीक नहीं है इसका जो है। अब माँ-बाप बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चे को अपने पास हम रखने से क्या फ़ायदा होगा जो हमारा नाम खराब करे। तो उन्होंने कहा गुरुजी आप इसको अपने पास रखिए, और हम यहाँ छोड़ के चले जाते हैं, आपके पास छोड़ के जो है। और उसको छोड़ के वो बहुत दूर चले गए, जिससे भी उनका ध्यान ना आए या पास में ना आए उसके जो है। और जब 25-30 साल के बाद उनका उसी तरफ आना हुआ, तो गए तो नेचुरली उत्सुकता तो होती है कि वो क्या है गुरुजी, कहाँ है बच्चा, कहाँ है हमारा। तो वहाँ गए तो पता लगा कि उन्होंने बहुत बड़ा आश्रम बना रखा है, उसमें हॉस्पिटल भी है, सब कुछ है। तो गुरुजी से मिले, तो पूछा गुरुजी से हमारा बच्चा कहाँ है? तो गुरुजी ने बताया कि वो डॉक्टर जो यहाँ का हेड है हॉस्पिटल का उसको बताओ। तो आया वो, तो आप पहचाने उसको? बोले ये आपका बेटा है। कहता आपने तो कहा था कि चाकू चलाएगा, मर्डर करेगा, और आपने धोखा किया हमारे साथ जो है, ये तो बहुत अच्छा डॉक्टर बन गया। तो उसका काम वही कर रहा है अभी भी। अभी भी चाकू चला रहा है पेट पर जो है। बट हमने जो इसके संस्कारों द्वारा उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। उसका जो एनवायरनमेंट मिला हमें शुरू से इसको दिया, उस एनवायरनमेंट के कारण उसके कर्मों की डायरेक्शन चेंज हो गई जो है। तो दिस इज व्हाट एस्ट्रोलॉजी कैन डू, कि आपके कर्मों की जो डायरेक्शन है अगर नेगेटिव भी है उनको भी पॉजिटिव कर सकती है। जिसका मतलब सही सही एस्ट्रोलॉजर्स की कॉन्डक्ट में रहना है। ये खुद से मतलब दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। बट हमारा जो 95% जो सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर हैं इंडिया पे बता रहा हूँ, हुँ, क्योंकि आई हैव दैट एक्सपीरियंस नाउ एक्चुअली, दे ऑल दे डोंट नो इवन द एबीसी ऑफ एस्ट्रोलॉजी, and people go to them only, and they take most vital decision of their life based on their advice. तो आप सोच सकते हैं कि कितना नुकसान कर रहे हैं हम। हाँ। ओके, एक एक फेज़ था जिसमें आपका डी टाइमर हिट हुआ था पेट फैट के लिए, और डॉक्टर्स ने भी वो दिया था कि बहुत कम हो गए।
तो उस टाइम क्या मतलब क्या ट्रांज़िशन हुआ था? तो या क्या याद है? ये कोविड नवंबर 2020 में हुआ था, जब फर्स्ट फेज था उसमें। और हम लोग बुखार हुआ एक्चुअली, तो मैं तो अकेला ही था, तो कुछ ने कहा नहीं टेस्ट कराओ स्कूल का क्या है क्या नहीं। एंड अनलकीली कोविड वाज पॉजिटिव एक्चुअली। तो उन्होंने कहा कि आप जल्दी से एडमिट हो जाइए हॉस्पिटल में। उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी कि किसी हॉस्पिटल में जगह नहीं थी। So then I tried my best, and somehow we could manage in the Max Hospital actually. और शाम को उन्होंने एम्बुलेंस भेजी। आप सोचिए कि एम्बुलेंस में अकेले जाना, इस तरह से कोई सोच सकता है कभी जो है, एंड nobody is with you, nobody is with you. So anyway we got admitted, और एडमिट होने के बाद ना कोई डॉक्टर ना कोई कुछ, वो कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल था, वो इंजेक्शन लगाते रहते थे आपकी जो है। और धीरे धीरे वो कोविड तो ठीक हो गया, नेगेटिव आ गया, बट लंग्स को वो सीरियसली डैमेज्ड। तो उन्होंने नॉर्मल जो मैक्स हॉस्पिटल था वहाँ शिफ्ट कर दिया, और धीरे धीरे जो डी डायमर लेवल करीब 200 के आसपास होता है, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, डे बाई डे इट वॉज इंक्रीजिंग। तो जब 25,000 हो गया, तो डॉक्टर गेम टू मी, इज सेट विद मी कि जैन साहब हम कुछ नहीं कर सकते, इट इज आउट ऑफ आवर कंट्रोल। तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, बिकॉज डी डायमर लेवल हमने कभी देखा नहीं। इट इज अनहर्ड इन द मेडिकल हिस्ट्री एक्चुअली, कि डी डायमर लेवल इतना हो सकता है। इसका अर्थ यही है कि आपकी बॉडी में कोई बड़ा क्लॉट है विच कैन स्ट्राइक एट एनी टाइम। तो मैं तो ठीक है, जो होना है वो तो होगा ही। तो मैंने कहा वेट रखें, बिकॉज वो शायद इसलिए आए थे कि हम आपको आइस कर देते हैं, तो जो भी हमें इमरजेंसी प्रोसीजर कुछ करना पड़ेगा इमरजेंसी में तो कर सकते हैं। मन का एकदम कुछ चाहिए, तो देखते हैं कल क्या होगा, अगर करना पड़ेगा तो करेंगे जो भी है। तो मैंने कहा कि मेरे लाखों स्टूडेंट्स हैं, बहुत कुलीग हैं, और दे आर सो सिंसियर, दे सो रेस्पेक्ट करते हैं वो। तो उनको पता था सबको कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, और जब उनको पता लगा कि पोजीशन बहुत सीरियस हो गई है, पता नहीं कितने लोगों ने उपाय की। और बिल्कुल मैं कहूँगा सिंसियरली, कोई दान कर रहा है, कोई पूजा पाठ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सबने, जितने भी थे सबने बहुत, आपको सब बिलीव नहीं होगा, बाद में पता लगा मुझे कि पता नहीं क्या क्या दान किया और लोगों ने जो है। और मैंने भी मेडिटेट किया उस दिन पूरे दिन। मैंने कहा कि जो होगा देखा जाएगा। तो नेक्स्ट डे जब उन्होंने दोबारा से टेस्ट किया, फिर केम डाउन टू 15,000। तो देन डॉक्टर अगेन केम टू मी एंड ही वाज सो हैप्पी कि अब आप ठीक हो जाएंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं है जो है। एंड यू नो कि विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स माय लंग्स बिकम नॉर्मल। कैन यू बिलीव दिस? तो दिस इज व्हाट एस्ट्रोलॉजी कैन डू, दिस इज व्हाट। मैं 17 साल से योगा मेडिटेशन कर रहा हूँ। जब हम लोगों ने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था रूड़की यूनिवर्सिटी में, तो देयर टू गेम्स वर कंपल्सरी। So luckily I took opted for yoga at that time actually. अच्छा। So I'm doing yoga since then. अभी भी करता हूँ, जो मतलब जो मैंने कहा कि आई साइट है, माइग्रेन है, या जो भी अभी जैसे लंग्स की प्रॉब्लम हुई, तो उसमें भी बहुत मदद मिलती है उससे जो है। और मेडिटेशन के द्वारा क्या होता है, आजकल कहते हैं कि इवन जो मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है कि अनलेस यू इन्वॉल्व स्पिरिचुअलिटी यू कैन नॉट बी अ सक्सेसफुल मैनेजर। और मैंने कहा कि हमारे यहाँ पर लद्दाख में जो वर्ल्ड क्लास मेडिटेशन सेंटर है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं मेडिटेशन करने के लिए। और जितने भी जो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, उनके जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, उनको भेजा जाता है। हम लोगों ने इवन पार्लियामेंट में स्पीकर साहब से बात की थी, तो उन्होंने कहा नहीं, तो ऑल एमपी शुड आल्सो गो देयर एक्चुअली। और मेडिटेशन से होता क्या है, मैंने कहा कि हमारा जो माइंड का यूटिलाइजेशन है वो 10% है। और जब हम मेडिटेट करते हैं, तो हम हमारा जो सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड है उसको ओपन अप करने की कोशिश करते हैं। तो हमारी जो मेंटल पावर है उसका यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है, और जब बढ़ जाता है तो हमारे अंदर नेचुरली वी बिकम डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। तो वही चाहिए भी। और इसलिए अक्सर हम कहते भी हैं, कुछ लोगों को बहुत ज्ञान होता है, वो देख पाते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि वो अपने समाधि के द्वारा, ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा
अपने जो मेंटल यूटिलाइजेशन कैपेबिलिटी है उसको बढ़ा लेते हैं। 10 से 20, 25, 30% कर लोगे और जब 100% कर लोगे तो आप भगवान बन जाओगे। तो तो जो कोविड वाला इंसिडेंट उसके बाद आपकी लाइफ में आपको क्या इम्पोर्टेंट लगता है कि अच्छा मतलब लंबा जीना चाहिए या देखिए, लंबा और छोटा जीवन से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। दो चीजें हैं यहाँ पर। पहली चीज तो मैंने कहा ना कि मेडिटेशन हम लोग शुरू से कर रहे हैं, इतने साल हो गए हैं जो है। तो ये चीजें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसे जीना मरने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज क्या है कि जब तक आप इस दुनिया में रहें, अगर आपकी यूटिलाइजेशन है किसी के लिए, आप किसी को कुछ कर पा रहे हैं, तब तक तो आपका जीवन सार्थक है। लेकिन अगर आप किसी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, तो फिर जी कर आप क्या करोगे? आप धरती पर बोझ बनोगे एक तरह से जो है। और दूसरा ये है कि जब तक हमारा स्वास्थ्य ठीक है, हम जब तक किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो और हम कुछ कर रहे हैं अच्छा काम, तो जब तक जियो। और अगर नहीं कर पा रहे हो या हमारे आप स्वास्थ्य खराब हो जाए या हम इस लायक नहीं है कि किसी के लिए कुछ कर पाए, तो फिर जीने से क्या फायदा? मरना तो सबको, मरने से क्या डरना? तो शॉर्ट और लाइफ लाइफ शुड बी प्रोडक्टिव, लाइफ शुड बी यूजफुल, तभी फायदा है। अगर मैं 100 साल तक जीऊं और मैं एक दूसरों के ऊपर बोझ बनकर जीऊं, तो उसका क्या फायदा? किसके लिए जी रहा हूँ? हम्म। और इसको प्रोडक्टिव डे टू डे लाइफ में कैसे कर सकते हैं? जो जिनके नहीं काम तो करना ही है फैमिली को चलाना, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा है जिसमें फैमिली डिपेंडेंट है, उसको घर तो चलाना ही है, काम भी करना है और साथ में अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी करना है। तो इन सारे काम के साथ कैसे आप कंपैशन को प्रैक्टिस करो? देखिए, कंपैशन को प्रैक्टिस करने के लिए कोई आपको स्पेशल टाइम नहीं चाहिए, अलग से टाइम नहीं चाहिए। आपके अंदर भावना है कि अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हम किसी को पकड़ के उसकी हेल्प करने जा रहे हैं। आपके अंदर अगर ये भावना है कि जहां भी जरूरत पड़े मैं किसी की हेल्प करूं, जैसे मैंने कहा कि आप ऑफिस में ही काम कर रहे हो और ऑफिस में आपकी बहुत सारे कोलीग हैं, तो अगर आप ये सोच लें कि ये जूनियर है या थोड़ा है, नहीं आता है इसको, इसको कुछ सिखा दें, इसके साथ हमारा बिहेवियर ठीक हो या इसकी कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें, तो इसमें कोई अलग से चीज नहीं करनी आपको जो है। वहां रहकर भी उन्हीं जो लोग आपके साथ में हैं, उनके साथ आपका थोड़ा सा व्यवहार चेंज हो जाएगा, उनकी आप हेल्प करने की कोशिश करेंगे, दैट इज कंपैशन। हम्म। ठीक है। आपने बहुत सारे लोगों के साथ क्लोजली काम करा है पहले, मतलब जो ड्यूरिंग गवर्नमेंट सर्विसिंग सर्विंग एज गवर्नमेंट एम्प्लॉय। फिर आपने इस वाली लाइफ में जिया है जिसमें कि आप मामूली के डायरेक्टर है, लोगों को आप सिखाते हैं। तो आपको क्या लगता है उस पार्ट ऑफ लाइफ और इस पार्ट ऑफ लाइफ में मैंने क्या कहा आपको आपको क्या? कि वी कैन नॉट सेपरेट दीज टू। हम्म, मैंने कहा कि स्पिरिचुअलिटी एंड मटेरियलिटी, दे हैव टू बी टुगेदर। ऐसे नहीं कि हम टोटल स्पिरिचुअल बन जाए, हम्म, तो नेचुरली हम लोग ये सारे काम घर को नहीं चला सकते, घर भी चलाना है और स्पिरिचुअल भी बनना है, तो दे हैव टू गो टुगेदर, दे हैव टू गो इन कंजंक्शन विद ईच अदर एक्चुअली। और ये चीज जो हमें सिखाती है ना कि दे टीच अस द मेथड ऑफ कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर rather than crushing and defeating each other। तो दोनों चीजें इकट्ठा चलना है। जैसे मैंने कहा, साइंस और रिलीजन इकट्ठा होगा, अलग अलग नहीं कर सकते उसको। हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया, और अलग करने की वजह से सारा नुकसान हो रहा है। तो जब हम सर्विस में थे, जब भी हम दोनों चीजें करते थे, अभी भी दोनों चीजें करते हैं। वैसे दबाव बढ़ाते थे आज हाँ, पढ़ाते थे। मेडिटेशन तो मैंने कहा ना कि शुरू से कर रहे हैं हम लोग जो है। हाँ। या तो आपका अगर एम है कि नेचुरली हम किसी की हेल्प करें, किसी के लिए अच्छा काम करें, कोई गलत काम ना करें, तो वही है सब चीजें। और जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ लाइफ है जिसमें आपने बुक्स वगैरह लिखना शुरू करा, तो वो उसका वो क्या था, पर्पस क्या था? देखिए, ज्योतिष हम लोगों ने पढ़ाया हम्म, और लगा मुझे कि लोगों को नॉलेज नहीं है, बुक्स भी इतनी अवेलेबल नहीं है, अच्छा। मटेरियल भी इतना अवेलेबल नहीं है। तो जो भी हम लोगों को ज्ञान मिला इतने एक्सपीरियंस के बाद, तो मैंने कहा कि इसको दिया जाए लोगों को जो है। मैंने कहा ना कि जब मैंने लोगों से कांटेक्ट किया था, नोबडी एग्री टू टीच मी एस्ट्रोलॉजी, दैट इज नॉट कंपैशन। अब हमें कंपैशन से यही हुआ कि हमें कुछ ज्ञान मिला है, इस ज्ञान को हम कैसे दें दूसरों को जो है, हाँ। तो वही कंपैशन। तो एक तो वही इच्छा हुई कि हम कुछ दें दूसरों को, और दूसरा जब ये कोविड वगैरह हुआ, 2-3 साल का जो समय था सबके लिए बहुत डिफिकल्ट था,
तो हमने कैसे यूटिलाइज किया जाए इसको। एंड एट यू नो देन दैट टाइम आई रोट अबाउट 7-8 बुक्स। अच्छा। तो उसका प्रोडक्टिव यूज हम कैसे करें, नहीं तो हम क्या करते, डिप्रेशन हो जाता लोगों को। तो हम लोग टोटली बिजी थे उस टाइम, सुबह से शाम तक जो है, तो उसका प्रोडक्टिव इस्तेमाल करना। और आपकी एक बुक है, ए बुक ऑफ काइंडनेस, जो कि लंदन की प्रेस में सिलेक्ट भी हुआ है। तो वो बुक बाकियों से कैसे अलग है? देखिए उसमें लंदन से पब्लिश होती है, तो जिन लोगों ने भी कुछ एक्ट ऑफ काइंडनेस किया है, हुँ। तो उसमें उनकी एक बायोडाटा मतलब देते हैं कि किस तरह से उन्होंने किया है काम जो है। तो उसमें मेरा भी नाम है, क्योंकि हम लोग जो इतने 10 साल से ये काम कर रहे हैं, इतने लोगों को कुछ बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको नया जीवन देने की कोशिश कर रहे हैं। हुँ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने उसमें पब्लिश किया था उसको जो है। अच्छा। और एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस करने के बाद भी ऐसे कोई इंसिडेंट हुआ है आपके साथ जिसमें आपको लगा कि नहीं, कुछ और फोर्स है जो मुझे कुछ सिखाना चाहता है? जिस देखिए जो एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है ना, ये इसको लिमिट नहीं है, अच्छा। अपार है ये तो जो है। तो हम लोग डेली कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, जहाँ से भी मिल जाता है वहाँ से हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं, और उसी से विद्या बढ़ती भी है जो है। तो हम लोग तो यही कहते हैं कि ये तो अनलिमिटेड है ये नॉलेज, कोई भी नॉलेज हो, तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, और इम्प्रूव करके हम लोग कैसे लोगों को गाइड कर सकें, कैसे लोगों का मार्गदर्शन कर सकें, तो बहुत लोगों को फायदा होता है। और शायद आपको नहीं मालूम कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी इज सो एडवांस्ड। सच में। आई रिटन बुक आल्सो ऑन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो उसमें है, हुँ। अभी रिसेंटली मैंने लिखी है, एंड दैट इज बेस्ड ऑन द लाइव एग्जांपल्स। ओके। कि जन्म के समय अगर हमें कोई बता दे कि आपको बॉडी के इस पार्ट में इस ईयर में प्रॉब्लम होगी, ये भी इससे होता है? या सिर्फ किसी एस्ट्रोलॉजी कर सकती है, कोई मेडिकल साइंस नहीं कर सकती। और जब हमें पता लग जाता है कि हमारे साथ ये होने की संभावना है, तो मैंने कहा ना कि संभावना बताता है। हाँ। तो अगर हम शुरू से उपाय करें, जैसे मान लीजिए कि मुझे लगा कि हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है मुझको, तो अगर हम शुरू से ही या पेरेंट्स बच्चे को खाना पीना रहना सहना योगा मेडिटेशन या कोई मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़े तो कर सकते हैं, तो फिर क्यों होगी बात, आप पूरी तरह से बचा सकते हैं। यही मैं कहता हूँ कि दिस इज द ओनली टूल विच हेल्प्स यू इन सेल्फ मैनेजमेंट। एक मैरिज में सबसे बड़ा लोग जो त्रस्त है, परेशान है, वो है मानविक दोष। तो आप उसको कैसे एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखते हैं? देखिए मांगलिक दोष एक ऐसा कंसेप्ट है जो हमें बचपन से लेकर या बर्थ से लेकर डेथ तक परेशान कर। अच्छा। और मांगलिक दोष का जो सिंपल मीनिंग है, दैट इज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ प्लैनेट मार्स इन आवर मैरिटल लाइफ, कि हमारे जो वैवाहिक जीवन में है उसका मंगल का क्या अशुभ प्रभाव कैसे पड़ता है। पहली चीज तो ये है कि हमारे कुछ जो मैरिज की हम बात करते हैं, तो ज्योतिष में 12 भाव होते हैं, 12 हाउसेस होते हैं। तो कई सारे हाउसेस हैं जो मैरिज से रिलेटेड होते हैं, जैसे फर्स्ट हाउस है, सेकंड हाउस है, फोर्थ हाउस है, सेवेंथ हाउस है, एट्थ हाउस है, चौथ हाउस है, 6 भाव हैं जिनका हमारी मैरिटल लाइफ में डायरेक्ट होता है। और मंगल एक अशुभ ग्रह है। अच्छा। और जो शादी का पर्पस है, जो आज भी है या पहले भी था, कोई संतान उत्पन्न करना, दैट इज ओनली पर्पस ऑफ मैरिज। अगर पर्पस ना होता तो कोई शादी नहीं करता एक्चुअली। तो मंगल एक ऐसा प्लैनेट है जो मेल में भी और फीमेल में भी शादी उत्पन्न मतलब संतान उत्पन्न करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट। तो इसीलिए मंगल का खराब होना और सोल में, तो वो बेसिक जो पर्पस है मैरिज का उसको डिफीट करता है कि संतान उत्पन्न नहीं होगी तो नेचुरली विवाह का क्या फायदा होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये मांगलिक दोष का कंसेप्ट बनाया गया। अच्छा। अब पहले टाइम में जो ब्राह्मण थे जिनके पास ये विद्या थी, तो दे वर सपोज टू बी द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल, क्योंकि पहले जो सोसाइटी थी दे वर बेस्ट इन द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड हम कहते थे हाँ। दैट वाज बेस्ड ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल, नॉट बेस्ड ऑन द कास्ट सिस्टम। अच्छा। तो जो सबसे इंटेलिजेंट थे, जो पढ़ सकते थे शास्त्रों को, संस्कृत को पढ़ सकते थे, तो ब्राह्मण होते थे, उन्हीं के हाथ पे विद्या थी। और नेचुरली जो भी प्रोफेशन होता है, हुँ। तो हर प्रोफेशन वाला यही चाहता है कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। हाँ। तो उन्होंने एक ऐसा कंसेप्ट बनाया कि एवरीवन हैज़ टू कम टू देम फ्रॉम बर्थ टू डेथ। अच्छा। और जिस दिन बच्चे का जन्म होता है, माँ-बाप
पहुँच जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास, मांगलिक तो नहीं है। और ख़ास तौर से फीमेल अगर मांगलिक होती है तो बचपन से ही माँ-बाप परेशान हो जाते हैं, पता नहीं क्या होगा, शादी क्या होगा, क्या नहीं होगा। और वैसे भी हम किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं जब शादी की बात होती है, शादी से पहले शादी नहीं हो रही तो मांगलिक दोष की वजह से हो रही है, शादी के बाद कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मांगलिक दोष की वजह से हो रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पहले अगर हम डेफिनेशन को देखें मांगलिक दोष की, आपको ताज्जुब होगा कि जो डेफिनेशन है मांगलिक दोष की, उसके हिसाब से 99.99% पीपल, those who take birth in this world actually, they all come under the definition. तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने एक ऐसा कंसेप्ट बनाया जो मैं कहूँगा कि नेचुरली प्रूडेंस थी, विजडम था उनका, कि एवरीवन हैज टू कम टू दैट, और नॉट ओनली फ्रॉम पर्टिकुलर टाइम बट फ्रॉम बर्थ टू डेथ। और जो डेफिनेशन है मांगलिक दोष की, उसके हिसाब से हर व्यक्ति दुनिया का मांगलिक है, सफर फ्रॉम द मांगलिक दोष। पहली चीज तो यह है। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे, आप कोई भी बुक पढ़ेंगे मांगलिक दोष के बारे, तो उन्होंने बताया कि इन इनसफिशिएंट में ये मांगलिक दोष नलिफाई हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। और देयर हंड्रेड्स ऑफ कॉम्बिनेशन विच नलिफाई मांगलिक दोष। तो फिर ये भी कहा कि अगर हम उनको यूज करें, अगर अप्लाई करें, तो विल फाइंड कि इन 100% केसेस इट गेट्स नलिफाइड ऑल्सो, कि है भी और नहीं भी है। लेकिन तो सारा कुछ उन्हीं के हाथ में आ गया है ना, ज्योतिषियों के हाथ में। वही बताएंगे है, वही बताएंगे नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एक्चुअली। तो हर व्यक्ति को भ्रमित किया जा रहा है मांगलिक दोष के मामले में, जबकि फैक्ट ये है कि मांगलिक दोष का इतना कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बट जैसे मैंने कहा कि मंगल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट एज वेल एज विच हेल्प्स इन प्रोजेनिंग, व्हिच इज द मेन पर्पस ऑफ आवर। तो बिना उसके संतान उत्पन्न नहीं हो सकती। तो सिंपल सी बात है कि मंगल को अगर हम एक प्लैनेट कंसिडर करें, अशुभ प्लैनेट है जो हमारे संतान उत्पन्न करने में बहुत सहायक होता है, कि अगर वो प्लैनेट की पोजीशन खराब है, और खास तौर से फीमेल की को, तो हमें चिंता करनी चाहिए। अगर नॉर्मल है पोजीशन तो कोई मांगलिक दोष हो क्या, उससे क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा। हाँ, बट जो फैक्ट ये है कि एज पर द डेफिनेशन ऑफ मांगलिक दोष एवरीवन इज कवर्ड बाय दैट, और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मांगलिक दोष की डेफिनेशन में नहीं आता। और आजकल तो ये भी कहते हैं कि जब ये कहा है कि कौन-कौन से कॉम्बिनेशन नलीफाई करते हैं, तो उसमें एक कॉम्बिनेशन ये भी था कि एक को अगर दोनों को अगर है तो मांगलिक दोष अपने आप नलीफाई हो जाता है। तो दोनों को होगा ही, वो चीज़ सबको होगा। और दूसरा एक ये भी कहा कि अगर लड़के की एज 21 है, लड़की की एज 21 है, लड़के की एज 27 है, तो मांगलिक दोष को नहीं देखना है। आजकल किस लड़की की शादी 21 से पहले होती है, किस लड़के की शादी 27 से पहले होती है, तो फिर अब क्यों चक्कर में पड़े इस चीज़ में? But we have to consider it as a natural malefic planet which helps in project. तो अगर afflicted है या कुछ अशुभ है, तब चिंता की बात है। अदरवाइज तो we should not even call them and ask them कि हम मांगलिक हैं या नहीं है। फैक्ट ये है कि हर व्यक्ति उस डेफिनेशन में आता है। चलिए बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू। एस्ट्रोलॉजी का एक एस्पेक्ट था और जो कंपैरिज़न का एस्पेक्ट था, वो जनरली हर किसी को नहीं पता होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि यूनिक रहेगा सब्जेक्ट वाइज़। बहुत-बहुत सीखा आपसे। Uh, चलिए आपको बहुत अच्छा है। जय जगन्नाथ। ठीक है, ऑडियंस के लिए मैसेज है कि कंपैरिज़न हो या एस्ट्रोलॉजी हो, अभी लाइफ में हमें एज़ ए ह्यूमन हमेशा एक इम्प्रूवमेंट का स्कोप होता है। तो कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए एंड कुछ ना कुछ ऐड करना चाहिए स्किल्स जो कि हमें एक डिफरेंट एंगल पे दिखी जाए। जय जगन्नाथ एंड थैंक यू।